हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं तो वो हम इस वीडियो में कवर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या, इस जजमेंट का क्या मतलब है, इस पर आपको क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसका पूरा हम नज़दीकी से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या इश्यू था, ये कोर्ट में कैसे पहुँचता है, तो हम पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जैसे हमारे कुछ जजमेंट आते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी कुछ अपडेट इंपॉर्टेंट आती हैं तो वो जजमेंट या कुछ फॉर्म होते हैं वो हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप जल्दी से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है जब पीएफ का एक नोटिफिकेशन आता है 22 अगस्त 2014 को। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जिस वजह से जो इफेक्टिव होता है वो 1 सितंबर 2014 से, तो 1 सितंबर 2014 से इफेक्ट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस किए गए थे। पहला ये कि जो भी 1 सितंबर 2014 के बाद में ज्वाइन होगा, अगर उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 है तो वो ईपीएस मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेंबर होना चाहिए। वो ऑलरेडी अगर पीएफ मेंबर होगा तो वो तो बनेगा। तो फिर सेकंड जो पॉइंट था कि जो पेंशन कैलकुलेशन होती थी वो पहले लास्ट 1 ईयर तक के जो बेसिक एवरेज थी उस पर कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने 5 साल का कर दिया गया। जो इसमें पीएफ डिपार्टमेंट का बेनिफिट्स था, एम्प्लॉय को इस जो ईपीएस मेंबर थे उनकी पेंशन में कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा था। फिर जो थर्ड पॉइंट था कि द पेंशन सैलरी कैप्ड टू 15,000 मंथ फ्रॉम 1,500। तो जो पहले जो कैपिंग थी वो थी कि आपको 6,500 तक करवा सकते हो, वो बढ़ा के 15,000 कर दी। तो इसमें बहुत सारे पेंशन कवर भी होते, तो ये अच्छा डिसीजन लिया गया था। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर, तो कि अगर कोई भी मेंबर अगर अपनी एक्चुअल बेसिक पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है 8.3%, तो उसके लिए एक फ्रेश ऑप्शन रखा गया था कि वो अपना जो सितंबर 2014 से 6 महीने का उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको अपनी बेसिक सैलरी से ज़्यादा मतलब जो एक्चुअल बेसिक सैलरी पे अपना पेंशन कटवाना चाहते हो तो वो आपको डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा विद इन 6 मंथ के अंदर। तो ये 6 मंथ के जिन्होंने सबमिट कर दिया उनका जो हायर बेसिक है उस पर पेंशन कट रहा है, लेकिन कुछ लोग जो जिनको जानकारी नहीं थी, अवेयर नहीं थे उसके बारे में, और वो उस ऑप्शन का चूज नहीं कर पाए, वो इनका बेनिफिट नहीं ले पाए, जिस वजह से वो अपना जो इस बेनिफिट से चूक गए। तो इसी वजह से कुछ एम्प्लॉय ने मिलके जो 54 एम्प्लॉय थे उन्होंने राइट पिटिशन कोर्ट में फाइल कर दी अपनी और इस 2014 के अमेंडमेंट के खिलाफ। तो ये जो यहाँ से फिर जो कोर्ट में चला गया, कोर्ट के बाद में जो डिसीजन आए थे सबसे पहला आया था केरला का। तो केरला ने इस जो नोटिफिकेशन आया था इसको पूरी तरीके से इनवैलिड बताया गया था, बेबुनियाद बताया गया। वही सेम दिल्ली और राजस्थान के कोर्ट ने भी इसको सेम इनवैलिड ही बताया गया था। इसके बाद में जो पीएफ डिपार्टमेंट लेबर मिनिस्ट्री ने इसको दोबारा इस पर क्या सोचने पर राय डिस्कस करने का लिया और इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था 4 नवंबर 2022 को, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन से इसको वैलिड रखा या नहीं रखा। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुक्रवार को एक अहम फैसले में कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा, जो नोटिफिकेशन है उसको वैलिड रखा। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, माइनर चेंजेस है जो उस टाइम के मेंबर उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। फिर जो अदालत ने फैसला सुनाया कि ईपीएफओ के सदस्य पेंशन योग्य वेतन के 8.33% के बजाय अपनी वास्तविक जो एक्चुअल बेसिक है उसका आप 8.33% योगदान कर सकते हैं, जो पहले और 1 सितंबर 2014 से पेंशन मेंबर थे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, जो 1 सितंबर 2014 से पहले और उसके बाद उससे डेट से भी पेंशन मेंबर थे तो वही इस ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, अगर वो 1 सितंबर 2014 से पहले अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो ऑप्शन का सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर शीर्ष अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में योजना के पैरा 11(4) के तहत विकल्प चुनने का समय 4 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दे रहे हैं। जो ईपीएस मेंबर 1 सितंबर 2014 से पहले थे और 1 सितंबर 2014 से थे, तो ये उन लोगों के लिए है जो अब वो 4 महीने के लिए उन्हें और ऑप्शन दिए गए, वो 4 महीने के अंदर ये ऑप्शन
का सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी हायर जो बेसिक है एक्चुअल बेसिक पे पेंशन कटवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो 1.116 का अतिरिक्त योगदान अभी मान्य नहीं है 6 मंथ के लिए, लेकिन जैसे ही इसके हो जाएगा तो 6 मंथ के बाद में इसे निलंबर रखा गया। आगे जब तक पीएफ ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं है जब तक पीएफ तरफ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर इसमें कहा कि जो अगर ऑलरेडी हायर पेंशन मतलब एक्चुअल बेसिक पे पेंशन डिडक्शन करवा रहे थे तो उनका लिए वो 1.6% उनका योगदान करना ही होगा। जैसे उदाहरण की मेरी जो ईपीएस योगदान की गणना है वो 15,000 तक लिमिट है, लेकिन आप 20,000 रुपये एक्चुअल बेसिक पे कटा रहे तो आपको जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट आप दे रहे हो तो उस पर आपको 1.16% का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो सदस्य 1 सितंबर 2014 के ईपीएस सदस्य थे और ईपीएस में अधिक योगदान कर रहे थे, यानी उनके वास्तविक वेतन योगदान अगर वह 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक था, इन कर्मचारियों को अब अधिक राशि योगदान जारी रखने के लिए नियोक्ता के साथ ईपीएफओ को एक संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा। जो उस टाइम अपना जो अधिक 15,000 तक की दे रहे थे, अगर 15,000 से ज़्यादा एक्चुअल बेसिक पे अगर आप ईपीएस योगदान देना चाहते हैं तो अब अपने एम्प्लॉयर के साथ एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा और उसका जो लास्ट डेट रहेगी वो जो 4 नवंबर 2014 के मतलब मार्च 23 तक रहेगी, 3 मार्च 2023 तक। इसके अंदर आप अपना जो डिक्लेरेशन है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा पीएफ डिपार्टमेंट में। तो ये बेसिकली जो नोटिफिकेशन था वो मैंने बताया था कि जो 1 सितंबर 2014 से पहले से ही ईपीएस मेंबर थे और 1 सितंबर 2014 से ईपीएस मेंबर थे। तो इसमें कंडीशन है अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके और अपना ईपीएफ का और ईपीएस से आप पेंशन ले रहे हो तो उसमें ये आपके लिए इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने 1 सितंबर 14 से पहले पेंशन मेंबर थे और आपने अगर पैसा नहीं निकाला, अभी तक आपके पेंशन में पैसा है और ईपीएफ का पैसा है तो आप हायर पेंशन का सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं जो FAQ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिससे आपको और मोर क्लियरिटी हो जाएगी। फिर जो लोग EPS 1995 की योजना के तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए, वो 2014 की योजना के लिए पात्र नहीं हो गए। तो सिंपल है कि उन्होंने पेंशन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई तो अब वो कैलकुलेशन करना ईजी नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि उनके लिए पात्र नहीं हो गए। फिर जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए जो अभी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद भविष्य निधि योजना में शामिल होते थे, यदि उसको मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो वह कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे अभी जो भी 1 सितंबर 2014 के बाद में जो भी ज्वाइन होता है उनके लिए ये जजमेंट के लिए कोई मतलब नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किन के लिए है किन के लिए। और जब तक वो पीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हमें और मोर क्लियरिटी नहीं होगी। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।